हमारे इंद्रियों का, हमारी नसों का, जिससे शरीर के जितने भी आंतरिक कामकाज होते हैं, अंदरूनी जितने भी कार्य होते हैं, उनको विनियमित या उनको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? हमारे शरीर के अंदरूनी संतुलन बनाने का, ये बनाए रखने का काम होता है। ये काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर के जितने भी कार्य प्रणाली, जितने भी कार्य होते हैं, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही ये संचालित होते हैं। सारी कार्य प्रणाली को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही, स्नायु तंत्र के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि कुछ अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जो हम चाह के भी, हम नहीं चाहते फिर भी होता है। कुछ अनिच्छित गतिविधियां होती, जो कहना चाहिए कि वो जो सेंसिटिव जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके माध्यम से ये संचालित होता है और ये क्रिया ऑटोमेटिक होती रहती है। जैसे कि हमारा चेतना तंत्र है, ये चेतना तंत्र ये स्वतः कार्य करता है। आंख है, कान है, पेट है, हमारे आंतें हैं, मूत्राशय है, मलाशय है, या हृदय की गतिविधियां हैं, ये सब किससे कंट्रोल होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये नियंत्रित होता है या कंट्रोल होता है। अब जैसे हृदय का काम है धड़कना और ब्लड पंप करना। देखिए, ये तो सामान्य से बात हुई, हर कोई जानता है हृदय का काम है धड़कना और ब्लड को पंप करना। लेकिन कितना ब्लड पंप करना है, इसका निर्धारण तंत्रिका तंत्र करता है। ब्लड पंप करने का काम तो उसका है ही, ब्लड को पंप करेगा, धड़कने का काम करेगा, लेकिन कितना ब्लड को पंप करेगा, इसका निर्धारण करता है हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र करता है। इसी प्रकार से जैसे लीवर है, लीवर को कितना पाचक रस का उत्पादन करना है, ऐसा नहीं कि वो लिमिट से ज्यादा कर दिया, लिमिट से कम कर दिया। तो शरीर को बैलेंस करने के लिए कितना पाचक रस का उत्पादन करना है, ये तंत्रिका तंत्र उसके ऊपर निर्भर करता है। हाथों के द्वारा पचाए हुए भोजन को अतड़ियों में अतड़ियों में पास करना, या सुबह मल त्याग के समय आपको सेंसर के माध्यम से आपको ये सूचित किया जाना, ये किसके माध्यम से होता है? ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। अदरवाइज ये मल हम जो भोजन खाए वो पच जाता, पचने के बाद में आंतों के माध्यम से, मलाशय के माध्यम से निकल जाता। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्रिया नहीं होती है, सबसे पहले आपको सूचित किया जाता है, फिर आप उचित स्थान देख करके उसको रिलीज करते। तो ये काम होता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम। इसी प्रकार मूत्राशय में यूरिन जमा हो जाने पर तंत्रिका तंत्र ही उसको रोक करके रखता है। अदरवाइज आप थोड़ी कल्पना करके देखिए, आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर में जहां पे यूरिन जमा होता है, वहां से लेके जो यूरिनल मार्ग है, वहां पर कोई विशेष फाटक वगैरह नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई ताला नहीं लगा है, उसको तो ऑटोमेटिक निकल जाना चाहिए। लेकिन तंत्रिका तंत्र उसको रोक करके रखता है, और जब आप उचित कंडीशन निर्मित कर लेते हैं तो फिर वो तंत्रिका तंत्र उसको रिलीज करता है। तो ये सारे काम जो हमारे बॉडी में अंदरूनी जो होते हैं, जो सेंसिटिविटी के माध्यम से होते हैं या सेंसर के माध्यम से होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के और भी अंग हैं, जैसे हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं या हम दौड़ लगाते हैं, तो आपको पता है कि हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तेजी से धड़कना चालू कर देता है। अब ये बताइए, दौड़ा तो पैर है, लेकिन हार्ट बीट क्यों बढ़ा? ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा वहां पर मैसेज भेजा गया कि यहाँ पे वर्कआउट ज्यादा हो रहा है, तो नीचे वाले भाग में ज्यादा मात्रा में ब्लड की आवश्यकता है, तो वो फिर तेजी से काम करना चालू कर देता है। फिर जितनी उसको आवश्यकता है उतनी उसको ब्लड पंप करने की आवश्यकता पड़ती है। ये किसके माध्यम से हुआ? ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। या जैसे कि हम क्रोधित होते हैं, क्रोधित होने के समय भी ये तंत्रिका तंत्र काम करता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। काम क्रीड़ा करते समय आपको सभी को पता है कि गुप्तांगों पर जो संवेदना महसूस होती है, वो संवेदना किससे होती है? ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और फिर आप उसका एहसास कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी के और भी पार्ट, जैसे कि फेफड़ा है, फेफड़ा जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है और उसको संकुचित होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, कितना हवा खींचना उसको, ये तंत्रिका तंत्र निर्भर करेगा। आंखों की पुतलियां, कितना उसको पलक को ऊपर उठाना है,
हालांकि ये अनैच्छिक क्रिया है, ये पता होते रहता है, लेकिन कितना उठाना है इसकी जिम्मेदारी किसको है? तंत्रिका तंत्र को है। लार का उत्पादन, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे जीभ के नीचे से भाग से एक मतलब लार जो पाचक रस के एंजाइम के रूप में काम करता है, उसका उत्पादन होता है, सिक्रेशन होता है। तो ये कितनी मात्रा में लार निकलनी चाहिए? नहीं तो लार तो एनी टाइम निकलते रहता। कंट्रोलर कौन है उसका? ये तंत्रिका तंत्र। जितना आपने भोजन खाया है उसके मुताबिक उसको जितना चाहिए उतना वो वहां से सिक्रेशन करेगा, उतना उत्पादन करेगा। आंतों की गतिशीलता या उसकी क्रियाशीलता, इसको कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ये तंत्रिका। नेत्र में, आंखों में जो दृष्टि दोष हो जाता है, अगर आसपास की वहां पे नसें सूज जाती हैं और वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो दृष्टि दोष कम हो जाता है या उसमें दोष आ जाता है, या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। श्वसन दर, कितनी मात्रा में अपने को सांस लेने की प्रक्रिया भी ऑटोमेटिकली चलते रहता है, लेकिन मात्रा कितनी लेनी है अपने, इसका निर्धारण करता है। यौन उत्तेजना का जो आभास होता है आप, ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से महिलाओं में स्तन में दूध का जो प्रमाण होता है वो कितना होना चाहिए, इसको भी कंट्रोल तंत्रिका तंत्र करता है। हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए या उसका लेवल कितना होना चाहिए, ये सारी काम करता है हमारे शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये सभी संचालित होता है। उन नसों पर या उन तंत्रिका तंत्र पर किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाती है या उसमें कोई चोट लग जाता है या डैमेज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला जो सबसे मुख्य जो कारक है वो है वायरस, दूसरा कोई बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। साथ ही साथ हमारा दूषित आहार विहार ये भी प्रभावित करता है। अनियमित दिनचर्या भी प्रभावित करता है। सोने जागने का समय प्रभावित करता है। खाने पीने का टाइम भी प्रभावित करता है। और खास करके जैसे कभी अब कोरोना के समय आप देखे होंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वायरस। कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है और उसके कारण से फेफड़े में प्रॉब्लम आती थी। फेफड़े में जाकर के वो म्यूकस बढ़ जाता था, उसको वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसको वार करने की वजह से फेफड़े को वो संचालित नहीं कर पाता था। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे ये प्रॉब्लम्स ये उपस्थित हो जाते हैं। साथ ही साथ अल्जाइमर रोग है, पार्किंसंस है या डिमेंशिया है या मिर्गी जिसे कहते हैं, माइग्रेन है, स्ट्रोक वगैरह है, ये सारी बीमारियां जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होती है, तंत्रिका तंत्र के बाधित होने के कारण होती है। कोई अंग विशेष शून्य हो जाता है या फिर वहां पे झुंझुनाहट होती है। देखे होंगे कहीं पर लंबे समय तक अगर आप बैठे रहेंगे तो पैरों में झुंझुनाहट आ जाती है, जो काफी अजीब टाइप का महसूस होता है उस समय। मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पैरालिसिस के भी चांसेस आते हैं। तो पैरालिसिस के एक दूसरा कारण से भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन से, लेकिन तंत्रिका तंत्र के कमजोर होने से भी पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। शरीर का कोई भी अंग अनैच्छिक रूप से हिलना चालू कर देता है। अगर ये तंत्रिका तंत्र बाधित होता है तो कोई भी अंग जिस अंग विशेष के तंत्र पर ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है तो वहां पर अंग हिलना चालू हो जाता है। अक्सर करके देखे होंगे बड़े बूढ़ों में कई लोगों को देखे होंगे कि सिर ऑटोमेटिक हिलता रहता है, वो अनैच्छिक क्रिया है तंत्रिका तंत्र के बाधित होने के कारण। किसी किसी के हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपते रहता है, 24 घंटे कांपते रहता है, सिर भी 24 घंटे हिलते रहता है। अक्सर करके बड़े बुजुर्गों में ये देखा जाता है। मांसपेशियां कहीं कहीं पर सख्त हो जाती है, कहीं कहीं पर गांठें बन जाती है। इसके साथ साथ दिमागी कार्यों में भी बाधा आती है, मेमोरी लॉस हो जाता है। जो हमारे ब्रेन में एक मेमोरी रिसेप्टर जो होता है उस पर वो बाधा पहुंचता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होने के समान है, जिसको अपन कहते हैं भुलक्कड़ होने की बीमारी। इस प्रकार से बीमारियां आ जाती हैं। गले से सारी तंत्रिकाएं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर से लेकर के पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये सिर से लेकर के पूरी नसों के माध्यम से पूरे शरीर में आपको दिखाई देंगी है। तो इस प्रकार से इनमें अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आती है
तो बहुत बड़े बड़े गंभीर बीमारियां होने के भी चांसेस रहते हैं। डायबिटीज भी इसी से रिलेटेड है। अगर पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन अगर सही ढंग से नहीं करवाएगा ये तंत्रिका तंत्र, तो वहां पर पैंक्रियाज भी शिथिल हो जाएगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देगा, जिससे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ये तंत्रिका तंत्र टॉक्सिन को रिलीज नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये तंत्रिका तंत्र यदि आंतों और आमाशय की ओर अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे, उसको दिशा निर्देश नहीं देंगे, तो आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है और आंतों में मल जमा हो सकता है, पाइल्स तक हो सकता है। तो यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रभावित जो करता है ये समझिए कि सिर के भाग को प्रभावित ज्यादा करता है, जिसकी वजह से माइग्रेन भी हो सकता है, सिर में ट्यूमर तक बन सकता है। तो इसको रिलैक्स देने के लिए, इसको आराम देने के लिए एक तो आप सादे तरीके से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, खान पान को सात्विक करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, समय पे खाना खाएं और समय पे सोएं, पानी की मात्रा ज्यादा ज्यादा पिएं, फाइबर युक्त तो भोजन करें, मार्केट के जंक फूड को अवॉइड करें, शराब धूम्रपान इसको बंद करें, जो भी घर में अपना सादा दाल भात रोटी सब्जी जो होती है उसका सेवन करें। और साथ ही साथ एक बार मैं रिपीट भी करूंगा, एक बार जो पहले मैं बता चुका हूं कि रिफाइन का तेल अगर आप सेवन कर रहे हैं तो रिफाइन के तेल को आप टोटल बंद कर दीजिए घर में, क्योंकि उस तेल से बना सब्जी घर के सभी लोग खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, तो ये रिफाइन का तेल टोटल ही बंद कर दीजिए, शुद्ध तेल का इस्तेमाल करिए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत घातक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत बेहतरीन एक सिरप तैयार किया स्टार आयुर्वेद ने, जिसका नाम है स्टार अमृत जीवन सिरप। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम 2-2 चम्मच अगर आप इसको सेवन करते हैं तो ये ब्रेन को आराम देता है, रिलैक्स प्रदान करता है, शांत करता है, मस्तिष्क को ठंडा रखता है, साथ ही साथ में जो मेमोरी को ये शार्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ये शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन को ब्लड सर्कुलेशन करता है, रक्त का संचार उसकी जो परिमाण है उसको बढ़ाता है ये। और इसके साथ साथ इसमें पूरे सारे शरीर के सभी अंगों में जहां जहां पर भी नसों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी होगी, वो कोलेस्ट्रॉल को ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार से इस स्टार अमृत जीवन सिरप, इसमें जो घटक द्रव्य है वो है अश्वगंधा है, शतावरी, जटामानसी, शंखपुष्पी, आत्मगुप्ता बीज, सीमूल, तालमूली, गोक्षूर, भूमि कुष्मांडा, कुटकी और खजूर। इसमें से मैं कुछ कुछ घटक द्रव्यों के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि अश्वगंधा है, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से हुई हो या तो फिर आपके पैंक्रियाज की वजह से हुई हो, तो ये अगर बॉडी में ब्लड शुगर भी है तो उसको भी नॉर्मल कर देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो रिलैक्स करेगा ही करेगा, लेकिन ब्लड शुगर को भी ये नॉर्मल कर देता है। इसके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर गुण होने की वजह से ये कैंसर के विकास की जोखिम को रोकता है, बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करता है, और जो तनाव है, सिर में जो तनाव है, कुछ लोग चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, ये तनाव से मुक्त करता है, चिंता को ये कम करता है। इसके साथ साथ जो एंजाइटी जो प्रॉब्लम होती है उससे आपको आराम प्रदान करता है, और साथ ही साथ ये प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने का काम करता है, और शरीर को एक मिनट, ये मांसपेशियों को ये बल प्रदान करता है, हृदय के मांसपेशियों को बल प्रदान करता है, और सारे अंगों को ये उनकी जो कार्य प्रणाली है उनको ये दुरुस्त करने का काम करता है। इसके साथ साथ इसमें शतावरी है, शतावरी के बारे में सभी जानते हैं, ये महिलाओं के लिए खास करके शतावरी बहुत फायदेमंद होता है, उनके गायनिक समस्या के लिए, रंग रूप के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, डाइजेशन के लिए भी, उनकी प्रजनन क्षमता के लिए भी, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दूध के जो उसके प्रमाण को भी बढ़ाता है। ये जटामानसी, ये खास करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। जटामानसी
जैसे मिर्गी का रोग जो होता है, नसों के ब्लॉक हो जाने की वजह से होता है, तंत्रिका तंत्र के बाधित होने की वजह से होता है। ये मिर्गी रोग के लिए बहुत बेहतर घटक द्रव्य है ये। साथ साथ जो मानसिक विकास करता है, ये शारीरिक विकास करता है, अनिद्रा का जो रोग है उसको दूर करता है, दिमाग को ये तेज करता है, डिप्रेशन को भी ये खत्म करता है। इसके साथ साथ ये स्किन का कोई प्रॉब्लम हो या क्रॉनिक फीवर वगैरह हो, इसमें भी ये काम करता है। महिलाओं के गैनिक समस्या को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मल करता है। एक है आपका शंख पुष्पी। ये शंख पुष्पी के बारे में आप सभी जानते हैं, शंख पुष्पी का सिरप भी आता है, मार्केट में लिए होंगे। ये मेमोरी को शार्प करता है, ये मेमोरी पावर को ये बढ़ाता है, मेमोरी रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ में जैसे कि मूत्र विकार वगैरह है, डायबिटीज है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, या सर्दी खांसी वगैरह है, या बालों संबंधी समस्याएं हैं, इनको ये दूर करता है। एक और महत्वपूर्ण घटक है शिमल, जिसको अपन शीमुल कहते हैं। ये डाइजेशन वगैरह में काम करता है, या अतिसार वगैरह जो है कहना चाहिए कि पेचिस वगैरह में काम करता है, मूत्र विकार है, या महिलाओं की जो शीत प्रदर, रक्त प्रदर की समस्याएं हैं, पुरुषों में ये स्पर्म काउंट करता है ये। इसके साथ साथ इसमें जो मूसली है, जिसको अपन तालमूली कहते हैं, ये यौन शक्ति में वृद्धि करता है। किसी को स्वप्न दोष का समस्या है, या किसी को शीघ्र पतन की समस्या है, या पेशाब में कोई समस्या है, किडनी से कोई रिलेटेड रोग है, तो इसको ये दूर करता है। एक महत्वपूर्ण घटक है गोक्षुर। गोक्षुर जैसे कि अपन किडनी के लिए इसको जाना जाता है, किडनी को ये प्रोटेक्ट करता है। किडनी में जो कोई पथरी वगैरह हो गई, ये पथरी को भी गला करके बाहर निकालने का काम करता है। यौन क्षमता में वृद्धि करता है। एनीमिया की समस्या, यानी खून में खून की कमी, इसको दूर करता है। और कोई जैसे कि अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, इसको भी दूर करने का काम करता है। इस प्रकार से इस स्टार अमृत जीवन का सिरप, अमृत जीवन सिरप को केवल प्रॉब्लम की कंडीशन में लेना है ऐसा नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप इसका सेवन करें तो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ठीक रहेगा, आपके सभी तंत्रिका तंत्र भी ठीक रहेंगे। तंत्रिका तंत्र को एक दूसरी भाषा में यूं समझ लीजिए कि जैसे कि किसी सरकारी ऑफिस में अगर कोई गाइड नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो कर्मचारी किस प्रकार से काम करेंगे। सब अपने मन मर्जी से काम कोई करेंगे तो करेंगे, कोई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई रहेगा। इसी प्रकार से एक बॉस का होना जरूरी है। तो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उसको संचालित करने के लिए ये तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के निर्देशन में एक बॉस का काम करता है और पूरे शरीर की गतिविधियों को संचालित करता है। इसलिए स्टार अमृत जीवन सिरप का सेवन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आप स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, अपने शरीर को सुचारू रूप से मैंने गतिविधियों को संचालित करने के लिए आप हर किसी को इसका सेवन एक बार करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी घटक द्रव्य है आपके लिए फायदेमंद है। तो इस प्रकार इसका डोज मैंने बताया कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को नाश्ते के बाद आप सेवन करें। घर के हर सदस्य को, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, सभी को इसका सेवन कराएं। इससे फायदा क्या होगा कि बढ़ती उम्र की जो समस्या है, बढ़ती उम्र की समस्या भी दूर हो जाएगी। एंटी एजिंग का भी ये काम करता है, आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखता है। दिन भर आपको स्फूर्ति देगा ये, क्योंकि आपके शरीर के सभी नम तेजों में रहेगा, तेज रहेगा, वो अलग से एनर्जेटिक पर्सन आप महसूस करेंगे। और एंटी एजिंग होने की वजह से क्या है, अगर आपको बढ़ता हुआ उम्र है तब भी आप अपने आप को, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण कीजिए, तो 50 साल का व्यक्ति है, कोई 40 साल का व्यक्ति, अपने आप में ऐसा एनर्जी फील करेगा जैसे कि 25 साल का, चाहे शरीर के किसी भी पार्ट का हो, डाइजेशन को लेकर के हो, या दिल दिमाग को लेकर के हो, या सोच को लेकर के हो, या माइंड को लेकर के हो, या अच्छा एनर्जेटिक फील करेगा। इसलिए इसका सेवन हर किसी को कर। तो आप अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को आप इसका, बच्चे हैं तो 1-1 चम्मच और बड़े हैं तो 2-2 चम्मच। आने वाले समय में किसी प्रकार के, जैसे बुढ़ापा में जॉइंट पेन हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, या तो फिर नसों का अकड़न हो जाता है, पांव के तलों में जलन हो जाता है, महिलाओं में जो समस्या, गायनिक समस्या होती है, वो उसको दूर करने के लिए, और साथ ही साथ बेहतर चीज है कि पैरालिसिस के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, यानी ना के बराबर होता है। तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही है और ज्यादा उनको तनाव नहीं है। देखिए पैरालिसिस और कोलेस्ट्रॉल जैसे भी पैरालिसिस होता है, तो ये तनाव को
दूर करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस के चांस 50 to 80% कम हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए। इसका कोई भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। और सर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बच्चों को देने के लिए? कम से कम 10 साल से ऊपर। ठीक है। हाँ, 10 साल से ऊपर को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को नहीं देना इसको। 10 साल से ऊपर दे सकते हैं, 8 साल तक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे भी छोटे हैं तो और डोज को 1/4 करके भी दे सकते हैं। लेकिन हैवी उनके लिए, बच्चों के लिए क्या होता है, हैवी डोज हो जाता है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा भी है, शतावरी। एक तो बच्चों का शरीर ऐसी भी मजबूत रहता है ना, वो एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे। और ऊपर से उनको अश्वगंधा देंगे तो थोड़ा सा उनके लिए हैवी डोज हो जाएगा। उनके लिए शंकुश भी अच्छा काम करेगा, है ना, लेकिन अश्वगंधा का डोज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 10 साल से ऊपर को दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो इस आज के लिए बस इतना ही।